Hi, I am Anis Bazmi. Ready? Action! आलो ले लो। अबे मैं उनमें से हूँ जो मछली को डुबो के मार सकता हूँ, तो तुम तीन चूजे क्या हो? Welcome to Join Films. अनीस बज़मी I think is one of the most talented directors and writers. मैंने अनीस बज़मी के साथ करीबन 6-8 फिल्म एज अ राइटर किए हैं. देख भगवान का दिया वो सब कुछ है भगवत और अरे यार प्लीज ये बंद करो ऐसा किस तरह बिंकल का नाम सुनते ही मंकी की बम की तरफ मुंह लाल हो गया इसका। कैसे आना वो संधू साहब भाई वो लड़के को हमको शेरवानी दिलवानी है। अरे अंकल छोड़ो ना आपकी पसंद मेरी पसंद नहीं फर्स्ट क्लास है बहुत अच्छा बेटा बल्ली बाजी फर्स्ट क्लास बाकी सब एकदम करेंगे। मेरा ये मानना है कि कोई फिल्म जो बड़ी हिट हुई है वो बिना वजह नहीं हुई है, और कोई भी फिल्म जो फ्लॉप हुई है मुझे लगता है वो बिना वजह नहीं हुई। उसके पीछे जो है मैं कभी ये नहीं कह सकता हूँ कि यार ऑडियंस को समझ में नहीं आई, इसलिए कि ऑडियंस के लिए हम फिल्म बनाते हैं और जो चीज़ ऑडियंस को समझ में नहीं आई वो नहीं आई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। जब भी हम फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बातें करते हैं तो हमें कई एक्टर, स्टार और सुपरस्टार नजर आते हैं, साथ में ही ऐसे राइटर डायरेक्टर जो खुद स्टार हैं, सुपरस्टार हैं और कई स्टार्स और सुपरस्टार्स के करियर में बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे ही एक बहुत ही कमाल के कलाकार, कमाल के राइटर डायरेक्टर मेरे साथ हैं अनीस बज़मी जी। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू सर। जब हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में आने के बारे में सोचते हैं, ज़्यादातर लोग जो सोचते हैं तो डायरेक्टर के बारे में जब भी दिमाग में आता है तो यार पता नहीं वहाँ तक पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे उस जगह, और आपने 60 से ज़्यादा फिल्में कर ली हैं। तो शुरुआत ये जो हुई ये डर के साथ, नर्वसनेस के साथ हुई या एक कॉन्फिडेंस के साथ हुई? नहीं, क्या है सर कि ये है तो खैर बहुत ही मुश्किल काम है, इसीलिए लोग कहते हैं और ये मशहूर है कि भाई द डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। तो बहुत जिम्मेदारियाँ होती है सर पर, और चूँकि बहुत पैसा बहुत बड़ा इन्वॉल्व होता है तो इनिशियली फर्स्ट चांस मिलना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अगर आप एक्टर हैं तो अपनी कुछ तस्वीरें दिखा सकते हैं, अपना ऑडिशन दिखा सकते हैं, अगर आप सिंगर हैं तो आप अपना वॉइस क्वालिटी बता, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू शो। अगर आप राइटर भी हैं तो अपनी स्क्रिप्ट दिखा सकते हैं आप, जो आप पेपर पे लिखेंगे, लैपटॉप पे नरेट कर दिया, हो गया। बट आप कैसे बताएंगे कि यू आर अ गुड डायरेक्टर? तो वो थोड़ा मुश्किल काम होता है। एंड लास्ट में जो भी है ये बहुत ही क्रिएटिव काम है और क्रिएटिव चीज़, लेकिन मनी इज़ इन्वॉल्व। तो जो लोग पैसा लगाते हैं उनको बहुत सोचना पड़ता है कि भाई अपना ये जो हम आदमी को चांस दे रहे हैं ये हमारी फिल्म अच्छी बना पाएगा, हिट बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, एक्टर्स इसके साथ काम करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि सारे लोगों को शक तो रहता ही है, चाहे वो एक्टर्स। अगर आपने कुछ फिल्में की हैं तो एक्टर्स को भी पता है कि भाई ये किस लेवल पे फिल्म कर सकता है, कितनी अच्छी बनाएगा, कितनी ख़राब बनाएगा, लेकिन इनिशियली तो मालूम नहीं होता। तो ये बहुत लंबा स्ट्रगल होता है, बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। और ये जो है ऐसा नहीं है कि, मुझे लगता है कि जो लोग बहुत अपने आप पे विश्वास रखते हैं वही डिसाइड करते हैं कि नहीं चलो ये करना है, और फिर धीरे धीरे ही सब होता है। राइट। एक एक्टर के लिए तो बड़ा आसान हो जाता है कि एक ऑडिशन दिया, अच्छा नहीं गया तो दोबारा देगा, फिर बाद में भी कर लेगा। लेकिन एक राइटर के तौर पे मैं समझता हूँ पहली मीटिंग आखिरी मीटिंग होती है, मतलब एक ही बार में अगर या तो काम होगा या तो नहीं होगा। तो आप कितनी तैयारी करके जाते थे नरेट करने के लिए? नहीं, देखिए अपने राइटर एंड डायरेक्टर दोनों के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है, इसलिए कि ये कैसा है कि एक्टर जो हैं वो 2-3-4 फिल्म भी करते हैं। नॉर्मली जो डायरेक्टर है उनका बहुत ज़्यादा वक्त लगता है राइटर का, तो बहुत उतना उतना काम नहीं कर पाते वो। एक फिल्म, 2 फिल्म, 1 फिल्म, तो वो सारा डिपेंड होता है कि ये फिल्म आपकी कैसे जाएगी, उस पर डिपेंड होता है। और लास्ट फ्राइडे आपकी जो फिल्म रिलीज़ हुई है वो कितनी बड़ी हिट है उससे लोग अंदाज़ा लगाते हैं, उसके एक ओपिनियन बनाते हैं। और ऐसा कई मरतबा होता है कि एक बॉडी ऑफ वर्क तो होता ही है कि किसी ने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं तो उसको थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है। अगर कोई फिल्म ठीक नहीं जाए तो नहीं यार ये इंसान ठीक है, गलती हो गई, हो गया होगा कुछ, बट ही इज़ अ गुड राइटर डायरेक्टर। लेकिन इनिशियली बहुत तकलीफ होती है कि अगर पहली फिल्म आपकी ठीक ना जाए तो बहुत। तो आप क्या खास तरीके तैयारी करके जाते थे शुरुआत के दिनों में जब नरेट करने जाते थे? नहीं, मेरा क्या है कि मैं बहुत तैयारी नहीं करता था। आई थिंक मेरे जहन में होती थी कि कहानी क्या है, और मैं बहुत ईमानदारी से सिंपल तरीके से सुनाता था, और सबको पसंद आता था। ये बोलते थे मुझे, मतलब मेरी कई फिल्में बिगनिंग में ऐसी भी रही है कि जो लोगों ने की नहीं, लेकिन मुझे एक्टर्स और बाकी लोगों ने कहा कि सर आप जो सुनाते हैं वो स्टाइल बहुत अच्छा है, वो नरेशन बहुत अच्छा है। तो ऐसा काफ़ी मशहूर था कि भाई 2-4-6 जो लोग फिल्म लाइन में हैं जिनके नरेशन बहुत अच्छे हैं, उसमें से एक कहीं मेरा भी
नाम आ जाता था कि नहीं अनीस नरेट बहुत अच्छा करता है। मुझे लगता है वो नरेशन तभी आप इतना अच्छा कर सकते हैं जब आप माइंड में अपने क्लियर हैं कि व्हाट यू वांट टू मेक। और मैं भी आया आपके पास तो मैंने देखा आप उर्दू में लिख रहे थे, आज जहाँ हिंदी भी प्रॉपर नहीं हो गई वो इंग्लिश हो गई है ना। और शुरुआत में ऐसा होता था कि राइटर उर्दू में ही लिखते थे शुरुआत में, पर ये कैसे मेंटेन किया आपने? नहीं देखिए क्या है, चूंकि मेरी एजुकेशन जो है वो उर्दू से हुई है, मेरे फादर जो है वो शायर थे, तो इनिशियली तो मैं सिर्फ और सिर्फ उर्दू में लिखता था। अभी ऐसा हो गया है कि उर्दू में लिखते लिखते मैं कुछ हिंदी में भी लिख देता हूँ, कुछ इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। एंड आजकल तो खैर ज़्यादातर हम लोग जो है अपना लैपटॉप पे करते हैं, बट इवन नाउ आई प्रिफर टू राइट ऑन पेपर इंस्टेड ऑफ लैपटॉप पे लिखने के। मुझे बहुत मैं जब वो कलम लेके बैठता हूँ ऐसा सोचता हूँ और लिखता हूँ तो मुझे कुछ एक अलग फीलिंग आती है बजाय लैपटॉप की। तो आई एम मोर कंफर्टेबल राइटिंग ऑन पेपर, बट कई लोग हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं लैपटॉप पे, और मुझे लगता है कि ये देखिए इसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। इफ़ यू कैन राइट नाइसली ऑन लैपटॉप तो यू शुड राइट ऑन दैट। इफ़ यू आई एम कंफर्टेबल दैट्स व्हाई आई राइट। ठीक है, मैंने कहीं एक बार सुना था अपनी फिल्म इंडस्ट्री में बात करते हुए कि लोग जब स्क्रिप्ट लिखते हैं तो बहुत मोटी सी बाउंड स्क्रिप्ट होती है, लेकिन अनीस जी जब लिखते हैं तो एक पेज में भी हो जाती है कई बार। नहीं सर, आजकल जो है वो पूरी बाइंड स्क्रिप्ट ही करनी पड़ती है। इनिशियली जो है वो इतना ज़्यादा काम किया कि उतना वक्त नहीं होता था एक एक पिक्चर पे। जैसे अभी फॉर एग्जांपल हमने एक फिल्म बनाई थी आंखें, गोविंदा चंकी पांडे, तो हमारे जो प्रोड्यूसर थे मिस्टर प्रहलाद न्यालानी, वो बिल्कुल डंडा लेके पीछे पड़े रहते थे, और उन्होंने मुझे कहा कि भाई सबकी डेटे वेटे ले लिए और अपने को अगले 15 दिन बाद जो है शूटिंग करनी है। तो मैंने बोला सर स्क्रिप्ट रेडी नहीं है क्या? बोले नहीं तुम कर लेना, हो जाएगा। तो अभी फिर मैं चला गया उनके साथ, तो मैं डेविड धवन, गोविंदा चंकी पांडे, काजल खान, लॉट ऑफ पीपल होते हैं। तो स्टोरी बेसिकली समझ मालूम था कि भाई ये स्टोरी होगी, बट लिखा हुआ कुछ नहीं था। तो वो मुझे लगता है पूरी पिक्चर उस तरह की है कि वहाँ पे शूटिंग चल रही है फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे मैं बैठा हुआ हूँ और मैं सीन लिख रहा हूँ। तो अगर 3 पेज का सीन है तो पहला पेज दिया हुआ है, दूसरा लिख रहे हैं, तो उस तरह भी लिखा है और बहुत बड़ी बड़ी हिट हुई है उस तरह की फिल्में। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने पहले तैयारी की है और एक स्क्रिप्ट तैयार कर लिए तो आपको उतनी परेशानी नहीं होती। जैसे मैं जब भी मैंने जितनी फिल्में बनाई, आई यूज्ड टू स्लीप आउटडोर में, मुझे लगता है शायद 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, क्योंकि मैं नेक्स्ट डे का सीन जो है वो सोचता रहता था, लिखता रहता था। तो वो एक प्रेशर बहुत रहता है। और जैसे वेलकम का जो क्लाइमैक्स है या आप ये नो एंट्री का वो लिखा हुआ नहीं था, तो वो परेशानी होती है। बट आई थिंक ये अजीब है कुछ कि कभी कभी बहुत प्लानिंग के साथ बहुत कुछ अच्छा लिखें तो वो अलग हो जाता है। समटाइम इन प्रेशर आप जो एक टेंशन, मुझे पर्सनली जो है, मुझे जो बहुत ज़्यादा अच्छी फिल्में मैंने बनाई हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा किया है, वो अक्सर वो हुआ है, मतलब स्पॉन्टेनियस जो किया है, स्पॉन्टेनियस जो मैंने किया है, अपने आप को मैंने बहुत बदला है। और अभी मैं जो है एक बाइंड स्क्रिप्ट करता हूँ, एक पूरा लिखता हूँ, और फिर मैंने अपने आप को कुछ इस तरह बदला कि भाई ये होने के बाद मेरे जहन में है कि अच्छा ये क्या है क्या नहीं है और उसको कैसे मैं और बेहतर कर सकता हूँ। लेकिन ये सेट पे मेरा इम्प्रोवाइजेशन बहुत चलता है। ओके ग्रेट सर, एक बात है कि पहले तो होता है अपने आप को पहली बार साबित करने की जद्दोजहद होती है ना। उसके बाद जब आप फिल्म बना लेते हैं और हिट होने लगती है और एक के बाद एक सुपर डुपर हिट होने लगती है, तो कितना फिर खुद को कितना साबित करने के लिए क्या क्या इतना अलग मटेरियल आता कहाँ से? ये देखिए क्या है कि ये एक कंटिन्यूस स्ट्रगल है, और आप कितना भी काम कर लें लेकिन यू कैन नॉट बी 100% श्योर कि नहीं ये जो मैं बना रहा हूँ ये बहुत कमाल होगा। ये आपका एक विश्वास होता है, आपका एक दिल कहता है, एक ग्रामर है, और जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस रहेंगे तो वो आपके एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। तो आपको ये लगता है कि हाँ नहीं ये ठीक है, ग्रामर ठीक है, बट वो फ्राइडे को फर्स्ट शो पे ही पता लगता है थिएटर में। समटाइम हमने बहुत सारी ट्रायल्स देखी है जिसमें लोगों ने कहा है कि अरे बाप रे क्या फिल्म है, और वो जो क्या फिल्म है वो ऑडियंस ने कहा है कि क्या फिल्म है। बिल्कुल अलग। और समटाइम लोगों ने जो है बिल्कुल, जैसे मैंने एक फिल्म बनाई थी प्यार तो होना ही था, तो उसकी जब ट्रायल थी तो मैं बहुत परेशान था इसलिए कि लोगों को इतनी अच्छी नहीं लगी थी फिल्म, और कई लोगों ने तो मुझे ये भी नहीं कहा था कि अच्छी है बुरी है, उन्होंने बोला था खाली इतने ये क्या बना दिया भाई। तो आई वॉज वेरी टेंस, माई प्रोड्यूसर्स वर वेरी टेंस।
लेकिन उसके बाद मैंने बैठ के फिर दोबारा पूरी फिल्म लिखने के बाद मैंने आके अपने ऑफिस में बैठ के फिर एक एक सीन का मैंने लिखा कि ये सीन में ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है, ये एक जो पोस्टमार्टम किया उसका। पोस्टमार्टम करना कहते हैं या वो जो अलजिब्रा बोलो या क्योंकि लास्ट स्क्रीन प्ले इज अ मैथमेटिक। तो फिर मुझे जाके लगता था कि नहीं ये मैथमेटिक बिल्कुल सही है, ये ग्रामर बहुत सही है, लोगों को क्यों नहीं अच्छा लग रहा है या क्यों। तो समटाइम मतलब यू कांट से कि भाई जो रिएक्शन आपको ट्रायल में मिलता है अपने लोगों के बीच वो सेम ट्रायल वो मैंने कई फिल्में ऐसी देखी है जो थिएटर में जाके आप देखेंगे तो उसका पूरा मीनिंग ही और हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो खैर फ्राइडे को पता लगता है, लेकिन या आपका एक बॉडी ऑफ वर्क होता है, आपका एक एक्सपीरियंस होता है और उसके हिसाब से आप फिल्में बनाते हैं और ये एक स्ट्रगल जो है वो कंटिन्यू रहता ही है कि यू आर नॉट श्योर, नेवर श्योर कि भाई ये 100%, लेकिन उसी एक विश्वास से फिल्म बनानी पड़ती है। इसलिए कि अगर वो विश्वास नहीं है आप में, खुद में वो कन्विक्शन नहीं है तो आप एक 200-300 लोगों की जो एक फौज लेके चल रहे हैं यूनिट, उसको आप कन्विंस नहीं कर पाएंगे। कहीं आपका वो एक बहुत बड़ा कन्विक्शन चाहिए होता है और वो कन्विक्शन तब होता है जब आपने कुछ मेहनत की हो, काम किया हो। फिल्में जो है वो समटाइम बहुत अच्छी, बहुत बड़ी हिट हो जाती है। समटाइम ये भी होता है कि उतना बड़ा आपने नहीं सोचा है जो उतनी बड़ी हिट हो जाती है। एंड समटाइम यू गेट अ शॉक ऑल्सो कि यार ये सब ठीक था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। देन यू हैव टू रियलाइज, मेरा ये मानना है कि कोई फिल्म जो बड़ी हिट हुई है वो बिना वजह नहीं हुई है और कोई भी फिल्म जो फ्लॉप हुई है मुझे लगता है वो बिना वजह नहीं हुई। उसके पीछे जो है मैं कभी ये नहीं कह सकता हूँ कि यार ऑडियंस को समझ में नहीं आई, इसलिए कि ऑडियंस के लिए हम फिल्म बनाते हैं और जो चीज़ ऑडियंस को समझ में नहीं आई वो नहीं आई। आपको कितनी समझ में आती है तो वो गलत है। मुझे लगता है अगर आप बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं तो आपको ऑडियंस के लेवल पे आना है। ऑडियंस को जो समझ में आती है वो है, और ऑडियंस का जो फैसला है, जो लोगों का फैसला है, जनता का फैसला है, पब्लिक का फैसला है, मैंने हमेशा उसकी बहुत इज्जत की है। एक एक्टर जब बोलते हैं गेट इनटू द कैरेक्टर में जाता है, लेकिन वो कैरेक्टर को जो पैदा करता है वो एक राइटर करता है और डायरेक्टर उसको पूरी एक बॉडी शेप सोल देता है। क्या वाकई आप भी उन कैरेक्टर के साथ उतना इन्वॉल्व होना पड़ता है या होना चाहिए? हो जाते हैं, होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज एज अ राइटर इफ़ यू थिंक ऑफ अ कैरेक्टर तो आपको कहीं ना कहीं उठते बैठते सोते जागते लिखते वक्त, वो फिल्म लिखते वक्त वो अंदर आपके रहता है। आपको लगता है यही है, क्योंकि ये अगर है तो इस सीन में ये कैसे रिएक्ट करेगा। हर आदमी अलग रिएक्ट करेगा। जैसे मजनू भाई रिएक्ट करेंगे वैसा ना उदय शेट्टी नहीं करेगा, जो उदय शेट्टी करेगा वो मजनू भाई नहीं करेगा। ये दोनों जिस तरह करेंगे उस तरह RDX नहीं करेगा। तो वो जो कैरेक्टर्स है वो आपको समझना होता है। कई मरतबा ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये हमने जो है देखे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जिनको हमने देखा हुआ कि अच्छा ऐसा है तो वो हमको पता, या कई मरतबा जो है वो आपका इमेजिनरी कैरेक्टर भी है तो वो आपको इतना जहन में रहता है कि हाँ ये ऐसे करेगा, ये ऐसे खड़े रहेगा, ये ऐसे चलेगा। तो वो मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम जो है दैट इज़ द राइटिंग। क्या इन्वॉल्वमेंट इस हद तक भी हो जाता है कि उस सीन में उस कैरेक्टर के साथ आप हंसने लगते हैं, रोने लगते हैं, वैसा इमोशनल? मैं तो खैर मतलब मैंने तो बहुत राइटरों के साथ काम भी किया, बहुत डायरेक्टरों के साथ भी काम किया, और जितने अच्छे राइटर डायरेक्टर मैंने देखे हैं, मैं जो है मैं बहुत रोता हूँ जब मैं लिखता हूँ। तो आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। मैं शायद उतना हंसता नहीं हूँ और मेरे चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट रहती है तो मुझे लगता है कि दिस जोक विल वर्क। ओके। हाँ, बट मैं शूटिंग पे बहुत हंसता हूँ। जब वो हो रहा होता है मैं बहुत इन्वॉल्व हो जाता हूँ। तो जैसे अगर हम मॉनिटर पे देखते हैं सारे लोग तो जब हंसना शुरू करते हैं तो सबकी हंसी बंद हो जाती है, आखिरी हंसी मेरी चलती रहती है हाँ 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 हाँ। तो आई एन्जॉय, मतलब मुझे उस सेट पे बहुत अच्छा लगता है, मुझे शूटिंग करते हुए बहुत अच्छा लगता है। फिल्म बनाना सिर्फ अभी क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है, इट्स माई पैशन। तो मुझे लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा खुश अगर कहीं रहता हूँ तो वो शूटिंग पे रहता हूँ। ओके, क्योंकि कागज़ से स्क्रीन पे चीज़ जा रही होती है। वो आप एक देख रहे हैं चीज़ जीती जागती बन रही है ना। तो आपने कैसे सोचा था, कैसे हो रहा है, आई थिंक ये एक मैजिक है। और ये जो है वो जब होता है तो उसका जो इंजॉयमेंट है वो मैं लफ्ज़ों में नहीं बता सकता हूँ कि क्या है। राइट। वैसे भी कहते हैं कि विजुअल मीडियम जो होता है वो डायरेक्टर मीडियम होता है। तो जब बड़े बड़े स्टार्स को, बड़े बड़े एक्टर्स को आपको अपने हिसाब से काम कराना होता है तो वो जो ट्यूनिंग बनानी होती है, वो जो केमिस्ट्री बनती है, उनका जो भरोसा जीतना होता है, वो सब कैसे एक साथ वर्क करता है? इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। एक्चुअली देखिए क्या है कि
आप बेसिकली पर्सनली क्या हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है। आप पे कितना ऑलरेडी उनका विश्वास है, या अगर नहीं विश्वास है तो उस दौरान आपने कितना विश्वास उनका कमाया है। बिकॉज क्या है कि लास्ट में आपके जहन में जो भी चीज़ें हैं वो स्क्रीन पे तो वही लेके आ रहे हैं एक्टर। तो एक आपका बॉडी ऑफ वर्क होता है, आपका अपना पर्सनल दोस्ती एक रिश्ता बनता है। जहाँ तक मैं अपने ताल्लुक की बात बताऊँ कि आई एम अ वेरी वेरी ऑनेस्ट पर्सन। अगर एक फ़िल्म के अंदर मेरे 5 एक्टर है और उसके अंदर से 3 में उतना उनका इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं कभी भी पॉलिटिकली बहुत अच्छी तरह से कि नहीं सर ये आई क्लियर सर इसमें ये सीन आपका नहीं है सर। तो कहीं ना कहीं वो सारे एक्टर जानते हैं कि भाई मैं किसी को फेवर नहीं करूँगा, और मैं अपनी फिल्म के साथ बहुत ईमानदार रहूँगा, मैं कैरेक्टर के साथ ईमानदार रहूँगा, मैं बहुत ऑनेस्टी से बोलता हूँ। और आज इतने सालों का काम है तो अभी वो लोग मुझे जान चुके हैं कि ही इज़ बेसिकली ऑनेस्ट गाय, एंड ये पॉलिटिक्स के हिसाब से कुछ इस तरह के वो नहीं करेगा, वो स्ट्रेट करेगा। एंड मेरा जो एक पर्सनल रिश्ता है वो मुझे लगता है मेरे सारे एक्टरों से बहुत प्यार बहुत मोहब्बत है, इसलिए कि मैं जो है बहुत प्यार मोहब्बत करता हूँ। दे गिव मी रिस्पेक्ट एंड लव, सो वो हो जाता है। अब वो मुझे लगता है ये बस हो जाता है इसलिए कि हाँ जितनी फिल्में बनाई हैं उसमें बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं। एंड वो मुझे लोग तो अक्सर यही पूछते हैं कि सर फिल्म बनाना, फिल्म अच्छी है बुरी है वो अलग बात है। ये सब इतने सारे एक्टरों को लेकर भी आपने कैमरा लगाया हुआ है, 20 एक्टर खड़े हुए हैं, तो अगर उनके जहन में उनके एक एक सवाल भी है तो वो उनको जवाब दे देते आपका शाम हो जाएगा, सूरज डूब जाएगा, शूटिंग नहीं हो सकती। बट वो हो जाता है एक प्यार मोहब्बत और वो आपकी ईमानदारी और आपकी एक पर्सनल रिलेशनशिप। राइट, अब आते हैं जो भूल भुलैया 2 आ रही है, मोस्ट अवेटेड, और अब सिनेमा भी खुल गए हैं, तो एक बहुत अच्छा सरप्राइज रहेगा लोगों के लिए। आपके हिसाब से क्या क्या सरप्राइज दिखने वाला है ऑडियंस को? नहीं सरप्राइज देखिए क्या है कि वो जो पहली फिल्म थी वो बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई थी। उसके अंदर हमारे जो डायरेक्टर हैं वो खूबसूरत डायरेक्टर हैं प्रियदर्शन जी। अक्षय जी ने बहुत अच्छा काम किया था। विद्या बालन वॉज आई थिंक फैब इन दैट पिक्चर, शी वॉज डन अ फैबुलस जॉब। सो वो, और इस पिक्चर का एक बहुत गुडविल भी है, लोगों ने बहुत प्यार दिया उस फिल्म को। तो जब आप नेक्स्ट पिक्चर बनाते हो तो आपके ऊपर सर पे एज ए राइटर डायरेक्टर बहुत जिम्मेदारी रहती है, और कहीं ना कहीं खैर फिल्म बनाना ही अपने आप में एक जिम्मेदारी है। इसलिए क्या है कि आप इतना काम कर लें और कितनी भी हिट बना दें, लास्ट पिक्चर अगर आपकी ठीक नहीं है तो लोगों का बिहेवियर और लोगों का स्टाइल चेंज हो जाता है। ओके, मतलब हर बार प्रूफ करना पड़ेगा। नहीं, पीपल नो कि नहीं भाई ही इज़ काबिल आदमी है, बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं और दूसरी क्या है कि ऑडियंस को आपके साथ इतनी एक्सपेक्टेशंस होती है, और जब उस एक्सपेक्टेशन पे आप पूरा नहीं उतरते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी दुख होता है। और मुझे लगता है कि वो लोग अगर आपसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो दैट इज़ तो सबसे ख़राब बात है। तो ये अच्छी बात है कि लोग जो है आपसे एक्सपेक्ट करें, और वो एक्सपेक्ट ये करें कि ये फिल्म जो है बहुत अच्छी होगी, तो जिम्मेदारी आपकी बढ़े और उस जिम्मेदारी को जहन में रख के आप फिल्म बनाएं। तो वो पहली फिल्म जो है बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि वो फिल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी। अगर मैं सेम टाइप का बनाऊंगा तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिलती जुलती फिल्म हो जाएगी। और सेकेंड फिल्म जब हम बनाते हैं उसमें एक बहुत छोटी सी बात का ख्याल रखना पड़ता है कि पहली वाली जैसी फिल्म हो वो, लेकिन बिल्कुल वैसी ही नहीं हो। तो ये बहुत छोटी सी बात है, बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो हमने जानबूझ के जो है ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं बनाया है, इट इज़ अ हॉरर कॉमेडी, जिसमें वो फिल्म की जो खूबसूरती थी कि उसमें एक इंट्रीग कुछ था और वो थोड़ा हॉरर भी फील होता था और कॉमेडी भी थी। तो ये दो चीज़ें हमने भी बहुत ध्यान में रखी है कि एक पूरा लोगों को इंट्रीग भी हो, एक सस्पेंस भी हो, एक डर भी लगे और लोगों को हंसी भी आए। तो कोशिश ये की है कि लोग डरते डरते हंसे और हंसते हंसते डरे। तो ये कोशिश है, देखिए क्या होता है। ओके, 35 साल के आसपास का करियर, 60 से ज़्यादा फिल्में, ढेरों अवार्ड्स, और उसके बाद अब आपका नया क्या देखने को मिलने वाला ऑडियंस को? मतलब इतने के बाद कुछ नया रह गया या एक्सप्लोर करेंगे? और देखिए नया क्या है कि आपको कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सीखना है, और वो सीखने के बहुत सारे रास्ते हैं।
आज तो इतनी फिल्में अवेलेबल है, पुरानी से पुरानी फिल्म और पूरी दुनिया की, चाहे वो अब इजरायली फिल्म हो, ईरानी फिल्म हो, और पूरी दुनिया का इतना आपके चीज़ें हैं कि यू कैन ऑलवेज सी कि क्या लोगों ने फिल्में बनाई हैं, जितने ग्रेट डायरेक्टर्स हैं, जितने ग्रेट राइटर्स हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं, उनको देख सकते हैं। तो आज एक्सपोजर बहुत है। तो अगर आप मेहनती हैं और अगर आपकी ज़िंदगी का जो 24 घंटे में से 4 घंटे आपने ये डिसाइड किए हैं कि नहीं भाई मैं सीखने के लिए करूँगा, इसलिए कि जब आप लोगों से मिलते हैं, दिन भर काम करते हैं, तो सिर्फ आपका जा रहा है बाहर, आता नहीं है। तो वो जो आना होता है, उसीलिए मुझे लगता है कि एक पॉइंट आता है जब लोग जो है थोड़े से खाली हो जाते हैं। तो मेरी जो यूनिट भी है ये बहुत यंग यूनिट है, मैं भी यंग हूँ, लेकिन 20-20, 22-22, 25-25 साल के बच्चे हैं और मेरा कम्युनिकेशन गैप नहीं है इन लोगों के साथ। मतलब मेरा जो 7th असिस्टेंट है वो भी आके मुझे कह सकता है कि सर ये तो ठीक नहीं लग रहा है। तो मैंने अपने कान जो है हमेशा खुले रखे हैं और बंद नहीं किए। तो मुझे हमेशा लगता है कि भाई मैं सुनने में कुछ नहीं है लोगों का कहाँ क्या, तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं बहुत यंग बच्चों के साथ रहता हूँ, मेरी टीम बहुत यंग है, तो वो कैसे उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, उन्हें क्या पसंद है, वो कितना पार्टी करते हैं, कितना काम करते हैं, तो वो आज जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वो एक कंटिन्यूस जॉब है कि आप अपने आप को कितने दिन तक, कितने देर तक और कितना अपडेट रखते हैं और आज में रहते हैं। दैट इज़ अ स्ट्रगल एंड इट्स अ बिग वर्क। आप क्रिएटिव हैं, आप टेक्नीशियन हैं, बॉक्स ऑफिस का कितना माइंड में रहता है जब एक फिल्म सोचते हैं? तो बॉक्स ऑफिस का बहुत ज़्यादा माइंड में रहता है, इसलिए कि मैं कभी भी ऐसी फिल्म नहीं बनाना चाहूँगा या चाहता हूँ जो जिसकी बहुत तारीफ़ हो कि अरे भाई क्या फिल्म बनाई है नहीं इसने, और फिल्म नहीं चले। उससे ज़्यादा आई प्रेफर कि नहीं भाई फिल्म ठीक है यार, बहुत अच्छी है, और अगर ये दोनों चीज़ हो गए, नहीं यार फिल्म भी बहुत अच्छी है और चली भी बहुत अच्छी है, तो आई विल बी मोस्ट हैप्पी। जैसे हमारी काफ़ी मेरी फिल्में हैं, जैसे अपना प्यार तो होना ही था, दीवानगी, आपकी नो एंट्री, वेलकम, सिंह इज किंग, रेडी, ये वो फिल्में हैं जो लोगों ने बहुत पसंद की। आज 10-10, 15-15 साल हो चुके हैं, आज भी जब टीवी पे आती है तो लोग मुझे फ़ोन करते हैं, ऐसा लगता है कल रिलीज़ हुई है। बिल्कुल। और लोग कहते हैं सर ये क्या फिल्म है, सर क्या फिल्म है। और उस ज़माने में जब ये लगी फिल्में, वो चली भी बहुत, तो मैं तो ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूँ। एक और बस लास्ट क्वेश्चन लूंगा कि डायरेक्टर को और राइटर को एक एक्टर कैसे पसंद आता है कि यार यही इसमें जाएगा? कास्टिंग खासतौर से कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है और कैसे करते हैं? देखिए कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि अगर आपने जो कैरेक्टर सोचा है और आपको लगता है कि हाँ ये इंसान है जो इस कैरेक्टर को कर सकता है, और अगर आपने सही एक्टर ले लिया, तो मुझे लगता है कि 50% जंग आप जीत चुके होते हैं लड़ने से पहले। इसलिए कि फिर आज ईमानदार से बताएं कि बहुत सारे एक्टर्स के साथ मैंने काम किया, ब्रिलियंट एक्टर हैं, चाहे आप सलमान कहिए, अक्षय कहिए, अजय कहिए, नाना जी, अनिल कपूर, और ये लोग जो हैं इतनी मेहनत करते हैं कैरेक्टर के अंदर, इतना घुस जाते हैं कि मुझे लगता है एज अ राइटर आपने कहीं 19 भी लिखा है तो वो 19 दिखाई नहीं देता, वो 20 ही दिखाई देता है। तो ऐसे एक्टर्स को लेना जो उस रोल के लिए, अभी जैसे नाना जी को जब मैंने कॉमेडी कराई तो वो बहुत ही उन्होंने अच्छा काम किया। अनिल जी ने हमेशा बहुत अच्छा काम किया। मैंने 2-3 फिल्में की है, सलमान भाई साहब ही इज़ फैंटास्टिक इन कॉमेडी, उनका अलग एक टाइमिंग है, उनका अलग सेंस ऑफ ह्यूमर है। अजय के साथ मैंने की प्यार तो होना ही था, दीवानगी उसमें में विलन बने हैं वो, और एक के अंदर जो है वो काफ़ी कॉमेडी थी उनकी। अक्षय जी के साथ मैंने काफ़ी फिल्में की, सिंह इज किंग, वेलकम, ही सब। तो मुझे लगता है ये सारे, अभी मैं आई एम जस्ट वर्किंग विद कार्तिक, कियारा एंड तब्बू। आई एम वेरी इम्प्रेस, मुझे ये तीनों ने इतना मेहनत किया है, इतना अच्छा काम किया है, एंड स्पेशली तब्बू जी जो है उनके साथ बहुत दिनों से मुझे काम करना था, बिकॉज हमेशा मैंने उनके काम को इतना पसंद किया। और जिस फिल्म में इन्होंने काम किया है बहुत क्या, अपना कियारा जो है वो, उसकी जो प्रोग्रेस मैंने देखी है पहली फिल्म से दूसरी, दूसरी से तीसरी और तीसरी से आज, उसने जिस तरह खूबसूरती से काम किया है। और कार्तिक जो उसकी मैंने पहली फिल्म जब देखी थी मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मैंने कहीं से नंबर निकाल के मैं डायरेक्टली फ़ोन कर दिया था, इसलिए कि मैं अगर किसी की काम देखता हूँ और मुझे लगता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है तो मैं बिल्कुल नहीं शर्माता, मैं फ़ोन उठाता हूँ, सीधे मुबारकबाद देता हूँ।
तो मैंने जब उसकी पहली फिल्म देखी थी मुझे बहुत अच्छा लगा था, और ये फिल्म जब मैंने की तो मुझे लगा कि ये रोल ये कर सकता है, और आई थिंक पीपल आर गोइंग टू लाइक हिम वेरी मच। कास्टिंग में मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन था आपसे कि जब ये आई थी फिल्म तो उसमें फिरोज खान जी की कास्टिंग कैसे हो गई? वो जो कैरेक्टर था वो गजब का था, लेकिन उनकी जो है वो मेरे दोस्त भी मतलब थे। सरप्राइज था एकदम वो। नहीं, वो खान साहब से बहुत दोस्ती भी थी, उनके साथ सीखता भी बहुत था बैठ के मैं, इसलिए कि वो कहते हैं कि आप 5 साल की किताबें पढ़िए और 1 घंटा आप किसी उस्ताद के साथ बैठिए, वो इक्वल होता है। तो मेरी उनसे बहुत मीटिंग होती थी, बिकॉज मैंने एक फिल्म बनाई थी नो एंट्री, जिसमें उनको अपना फरदीन का काम बहुत अच्छा लगा था, और उन्होंने मुझे जो है डिनर पे बुलाया था, मैं बैठा, वहाँ से मेरी एक उनसे दोस्ती यारी शुरू हुई, इसलिए कि वो एक मुझसे तो खैर बहुत बड़ी एज के थे, लेकिन जितने दिल के अंदर वो जवान थे, और वो तो उनके साथ बहुत मज़ा आता था। अच्छा, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, उनकी सारी फिल्में मैंने बहुत देखी है, चाहे वो कुर्बानी हो, चाहे अपराध हो, चाहे धर्मात्मा हो, और मैं थोड़ा मेरा अपना याददाश्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे डायलॉग्स भी याद रहते हैं काफ़ी पुरानी पिक्चरों के। सलीम जावेद साहब की सारी फिल्में, गुलजार साहब की सारी फिल्में ऐसी होंगी जिसके सारे डायलॉग्स मुझे याद होंगे, तो मुझे उसी तरह फिरोज़ खान साहब की फिल्मों के डायलॉग। तो जब मैं उनके साथ बैठा और मैंने सब बातें करना शुरू की, तो ही वॉज वेरी इम्प्रेस। बोला, अरे यार ये तो सब मैं भूल गया हूँ, ये सब तुम्हें याद है? मैंने बोला, सर आपने इतनी कमाल फिल्में बनाई। तो क्या है कि उनको पता था कि मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, बहुत चाहता हूँ, तो जब आप इतना किसी को चाहते हैं तो सामने से ऐसा नहीं हो सकता है कि तो वही इक्वल प्यार उन्होंने दिया, वही मोहब्बत दी। और जब मैंने उनसे कहा कि भाई ये फिल्म करनी है आपको, तो आई थिंक दैट टाइम ही वॉज नॉट वेल, और वो ये बताना नहीं चाह रहे थे, तो मुझे बहुत उन्होंने बहाने बनाए कि नहीं 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 नहीं, लेकिन वो मैं ज़िद करता रहा, और मैंने बोला, सर ये आप ही करेंगे, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। और सही बात यह है कि वो रोल जो है मुझे नहीं लगता कि उससे अच्छा कोई और कर सकता था, इसलिए कि रोल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उनके आने की वजह से वो रोल बहुत बड़ा हो गया। राइट। तो वो एक उनका एक पर्सोना था, उनकी जो पर्सनैलिटी थी, तो वो बहुत लार्ज इन लाइफ थी। और मुझे अगर नाना पाटेकर और अनिल कपूर का बॉस किसी को दिखाना है जिससे ये दोनों डरते हैं, तो वो आसान काम नहीं था। तो मेरे जहन में हमेशा से खान साहब थे, उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन मैंने किया। यहाँ तक कि जब मैं दुबई चला गया तो मुझे 2 दिन पहले फ़ोन उन्होंने किया, बोले यार मैं नहीं आ रहा हूँ अनीस। तो वो सो टेंस, शायद उनकी तबीयत उतनी ठीक नहीं थी और वो बताना नहीं चाहते, बोले भाई मैं नहीं आ पाऊँगा। देन फिर मैंने उनको फ़ोन किया, समझाया, बातें की, बट आई एंड सो नाइस ऑफ हिम। वो उस गर्मी के अंदर मैं 50 डिग्री में शूटिंग कर रहा था, और कभी उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं, जितने भी मोहब्बत प्यार से शूटिंग की उन्होंने, तो वो बहुत। मुझे फर्स्ट डे आके उन्होंने पूछा, भाई कल कितने बजे आना है? तो मैंने ऐसे टर्न करके देखा कि अरे नाना जी भी खड़े हैं, अनिल भी खड़े हैं, अक्षय हैं, एवरीबडी, और सबको मैं वही बुला रहा था 7-8 बजे शूटिंग पे। तो मैंने बोला, अगर मैंने इनको बोला, जो मेरा दिल था कि सर आप 12 बजे आइए दोपहर को, लेकिन अगर मैंने बोला कि मैं ये 12 बजे बोलूँगा तो ये सारे लोग जो है वो जो मुझे देख रहे हैं तो मैंने उनको बोला कि सर बाकी सब 7 बजे आ रहे हैं, काम करिए आप सब 9 बजे आ जाइए। हालांकि मैं चाहता नहीं था अंदर से, और अगर वो बोल भी देते तो फिर मैं कोने में जाके उनको बोल देता कि सर आप 11 बजे आइए, लेकिन उन्होंने बोला यार अनी सुबह 9 बजे आप बुलाओगे मुझे, भाई थोड़ा मेरा ध्यान रखो यार, इतनी गर्मी है ये। तो मैंने बोला नहीं सर आपको कितने बजे आना है? बोले सर मैं आऊँगा अपना 10-11 बजे। मैंने बोला अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो एक अच्छा ये भी हो गया। बाकी जिन लोग मुझे चील की कौवे की नज़र से देख रहे थे क्योंकि ये सब मुझे मार डालते, बोलते कि यार हमारे लिए ये और खान साहब के लिए इतना, तो वो भी मसला दूर हो गया। मैंने इन लोगों को बोला सर मैंने तो उनको बुलाया, अभी क्या है सब नहीं आ रहे हैं, मैं क्या करूँ तो ये भी है कि वो आपको प्यार मोहब्बत इतना रखना पड़ता है सारे लोगों से, सबका ध्यान रखना पड़ता है। सबकी देखिए हर इंसान जो है उसके अपनी यू प्रॉब्लम्स होती है, और अगर आप इतने बड़े एक्टर्स हैं, इतने बड़े स्टार्स हैं, तो नेचुरली बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हाउ आप उसको कितना प्रॉब्लम को जो है वो कम से कम कर सकते हैं और कितना प्यार होगा। मेरे शूटिंग पर जो एटमॉस्फेयर रहता है वो ऐसा रहता है कि आपको लगेगा अक्सर कि आप एक पिकनिक पे आए हैं, सब बैठे हैं, सब हंस रहे हैं, सब। मुझे अपना एक बार जो है अपना हमारे प्रोड्यूसर है मिस्टर फिरोज नडियाडवाला, उनके जो फादर हैं गफ़ार भाई, बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे,
और हम बड़ा प्यार करते हैं उनसे, बड़ी इज्जत करते हैं उनकी। तो वो एक दिन सेट पे आए, तो वहाँ पर फिरोज़ खान साहब थे, नाना जी थे, अनिल कपूर थे, आपके परेश रावल, कैथरीना कैफ, अक्षय कुमार, लॉट ऑफ पीपल वर देयर एंड सब बैठे हुए हैं। क्लाइमैक्स कर रहे थे हम वेलकम का, बैठ के हम लोग काम कर रहे थे एंड सब गप्पे कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक डायलॉग बोला, मुझे बोला कि नहीं ये एटमॉस्फेयर सेट पे जो है ये मैं 20 से 25 साल बाद देख रहा हूँ। ओहो। तो मैंने बोला सर मतलब समझा नहीं क्या? बोले यार इतना लोग, इतने एक्टर्स हैं और कोई किसी की प्रॉब्लम नहीं, सब बातें कर रहे हैं, सब हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, हंस रहे हैं, जोक कर रहे हैं। ये एटमॉस्फेयर बोले बहुत सालों पहले मैं मनमोहन देसाई जी के सेट पे देखा करता था। तो मनमोहन देसाई जी जो वो बहुत बड़े डायरेक्टर थे, मैं तो उनकी बहुत फिल्में देखा हूँ, मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, उनके साथ काम भी किया है मैंने उनकी एक फिल्म लिखी थी दीवाना मस्ताना। तो उस दिन मुझे बड़ी खुशी हुई थी, यार मैंने बोला सर क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे एटमॉस्फेयर नहीं रहते सेट में, बहुत टेंशन भी रहती है, कुछ अजीब सा रहता है। बट टचवुड यही प्यार मोहब्बत सारे लोगों से मुझे मिलते रहे और मैं सबको उतना ही प्यार करता रहूँ और जिस तरह अपनी फिल्में बनाता रहा हूँ बस उसी तरह प्यार से बनाए। इसलिए मेरा तो बस एक ही शौक़ बोलिए, जुनून बोलिए, सपना बोलिए, वो है फिल्म बनाना और हंसते गाते हुए बनाना, खुशी के साथ बनाना। चलो थैंक यू अनिल जी, थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने सब कुछ शेयर किया। Thank you. तो ये थे अनीस बज्मी सर। मैंने आज के वीडियो में बहुत एंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा। पहली बात तो ये कि जब वो लिखते हैं तो वो खुश होते हैं, जब वो सेट पर होते हैं तो बड़े बड़े स्टार खुश होते हैं, और जब वो फिल्म बनकर आपके सामने आती है तो आप सब भी खुश होते हैं। मतलब एंटरटेनमेंट और सिर्फ एंटरटेनमेंट। मैंने आज के वीडियो से ये सीखा कि इतने सालों के काम करने के बाद भी वो थमे नहीं, रुके नहीं, सैचुरेशन नहीं आया, बोरिज्म नहीं आया, बल्कि उनकी सीखने की चाह और भूख अभी भी बनी हुई है। इसलिए वो आज इतने बड़े कामयाब राइटर डायरेक्टर हैं। आपने इस वीडियो से क्या सीखा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। I will join films someday. मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम करेंगे join films.